हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट चैट में। तो आइए हम शुरू करेंगे आज की न्यूज। आज है डेट 27 जून। आज की ताज़ा खबर में सभी का स्वागत है। अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर देना दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की न्यूज पे। तो आज की पहली न्यूज है, इंडिया टू रिमेन फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। और ये रिपोर्ट दी है किसने? S&P, जो कि स्टैंडर्ड एंड पुअर, जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहलाती है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में S&P, फिर फिच, एक ये है, और एक में अगर गलत नहीं तो मूडी था। ये तीन बहुत ही बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो इन्होंने सिर्फ डेटा दिया है और कहा है कि एवरेज इंडिया 6.7% से ग्रो करेगा अगले 3 सालों में। और यहाँ पे पूरा डेटा दिया गया है कि FY 23 में 7.2%, FY 24 में 6.9, ऐसे ऐसे डेटा। तो देखते हैं कि ये सच होता है, मीन सच, ये सिर्फ अप्रोक्सीमेट है। आगे डेटा तो RBI बताएगा हमें कि कितना ग्रो हुआ है इंडिया पूरे ईयर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और डिजिटल इंडिया बिल ड्राफ्ट लाइकली विद इन 15 डेज। तो इसका जो मेंशन हुआ था वो हुआ था बजट 2023-24 में। तो इसमें क्या हुआ था कि जो अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। फिर यहाँ पे लिखा है देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, वो आया है। तो इसमें जो डिजिटल इंडिया पूरा जो बिल है उसमें ये सब कवर नहीं है। लेकिन अब ये सब भी इम्पोर्टेंट तो है ही। तो क्या हुआ कि बजट में मेंशन किया गया था कि डिजिटल इंडिया एक बिल नया आएगा, जिसमें ये सब भी प्रोविजन होंगे। तो अब ये 15 डेज में आने वाला है, जिसमें AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब भी कवर होगा। और आपको एक फैक्ट बता दूं, यहाँ पे लिखा है डिजिटल इंडिया एक्ट कितना साल पुराना है। तो ये आया था 2000 जब डॉट कॉम बबल हुआ था। और इंटरनेट उतना इतना भी ग्रोथ नहीं हुआ था उसका। लेकिन आज आप देख सकते हैं कितना इंटरनेट ग्रो हुआ, AI आ जाएगा, आ गया है। तो भी हमारा जो बिल था वो 23 इयर्स ओल्ड था। तो अभी ये नया बिल पूरा आएगा जिसमें ये सब कवर होगा। और अभी अभी सैम ऑल्टमैन, जो कि चैट जीपीटी के फाउंडर है, वो भी इंडिया में आए थे। तो उन्होंने थोड़ा क्रिटिसाइज किया इंडिया को, क्योंकि तो चैट जीपीटी जैसा नहीं बना सकते, और वो सब वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ICICI Prudential get notice for alleged GST liability of 492 crore। तो इसमें टोटल समझा दूं कि पहला तो मैं GST आपको समझा दूं, ये है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि वो वाला टैक्स जिसका हम बर्डन जो होता है वो हम किसी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि ये है गवर्नमेंट, ये है कोई, हम मान लेते हैं रिटेलर, और ये है कस्टमर। तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है रिटेलर, और रिटेलर लगाता है कस्टमर। तो ऑब्वियसली ये कस्टमर पे ही बर्डन होगा, और बर्डन जो अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट पे जाएगा। तो ये सिर्फ बेसिक थी। और इसमें अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो टू टाइप्स की लायबिलिटी होती है इसमें। एक जो इनपुट क्रेडिट लेना होता है वो वाली, और दूसरी एक लायबिलिटी होती है जो कि एक्स्ट्रा एक्सपेंस बताने से क्रिएट होती है। तो इसमें इसकी बात की गई है कि ICICI प्रूडेंशियल ने नकली खर्चा दिखाकर जो उनका टैक्स होता है वो कम कर दिया। अगर मान लो कि आपकी इनकम है 100 रुपीज, और इस पे टैक्स लगता है 10%, ऐसा ही मान लो तो आपको रुपीज 10 देना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी यही इनकम पे अगर मैं खर्चा दिखा दूं 50 का, तो आपकी कितनी नेट इनकम बची? रुपीज 50। तो इस पे 10%, यानी कि आपको टैक्स से 5 रुपीज देना पड़े। तो ऐसे ऐसे करके ICICI प्रूडेंशियल ने कितनी लाइबिलिटी क्रिएट कर दी है? 492 करोड़ रुपीज। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट। अगर अगर आप एक मिनट में इरेज कर देता, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल इस 5,500 करोड़ की ऐसी लायबिलिटी है, जो कि पूरे इंडिया में अभी तक डिटेक्ट की गई है सिर्फ इसी साल में। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और मीन्स ये सब करते ही है, टैक्स इवेजन कहते हैं इसको। तो ये सब भी करते हैं, लेकिन पकड़ा इतना ही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बैंक टोल्ड टू पुश फॉरेन ट्रेड इन रूपी। हाँ, ये बहुत ही आजकल बहुत ही चल रहा है। एक कॉन्सेप्ट है डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन, जिसमें डॉलर का जो इन्फ्लुएंस है उनको इसके उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। कि डॉलर जो पूरे ट्रेड में, और मैं आपको फैक्ट बता दूं कि 80% ट्रेड में डॉलर यूज होता है। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और ये कब से यूज हो रहा है? तो उसका ईयर है 1944, जब ब्रेटन वुड्स कन्वेंशन हुआ था, जिसमें दो
सेपरेट एंटिटीज बनी थी, एक का नाम है आईएमएफ और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। इसमें ये दोनों भी बने थे और तब से डॉलर का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है पूरे मार्केट में। पूरे वर्ल्ड ट्रेड में 80% है, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे क्या बात की गई, बैंक टोल्ड टू पुश फॉरेन ट्रेड इन रुपी। बैंक को कौन बोलेगा, गवर्नमेंट या आरबीआई। दो ही जो एंटिटी है वो बोल सकती है बैंक को। तो उन्होंने कहा है कि फॉरेन ट्रेड को रुपी में हमें पुश करना है, यानी कि रुपी का इन्फ्लुएंस में बढ़ाना है। और आप अगर रेगुलर न्यूज फॉलो करते हैं तो बहुत सारी आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंट्रीज ने रुपीज एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, जैसे कि सिंगापुर, यूएई, फिर नेपाल। रशिया भी, हम रशिया से क्रूड ऑयल ले रहे हैं तो हम उनको रुपीज ही दे रहे हैं, रुपी रूबल ट्रेड कहा जाता है। तो इसमें तो थोड़ा प्रॉब्लम भी हो गया, तो वो शायद आगे न्यूज में आएगा तो वहां पे मैं कवर कर दूंगा क्या प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन अब जो बात मेन वही है कि रुपी का जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है आरबीआई के द्वारा। ज्यादा बढ़िया, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ओके, तो कल ही हमने एक न्यूज कवर की थी जिसमें हमने सिर्फ इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम सुना था, लेकिन आज वो इजिप्ट की थोड़ी न्यूज कवर कर लेंगे कि इंडिया इजिप्ट पुश ट्रेड टू $12 बिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो यहाँ पे की बात की गई है कि 5 साल में हम इंडिया और इजिप्ट का जो ट्रेड है वो $12 बिलियन तक ले जाएंगे। और इंडिया टॉप एक्सपोर्ट्स टू इजिप्ट कौन से है, तो मीट है, फिर एलॉयस, देन राइस, देन फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एंड आयरन। ये सब मेजर एक्सपोर्ट है। और हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, तो पेट्रोल और ऑयल ये भी इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम गैस, केमिकल फर्टिलाइजर, एमोनिया। और बेसिकली तो केमिकल्स है तो हम इंपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट में ये सब थोड़े क्या कहते हैं एग्रीकल्चर गुड्स है वो सब भी आते हैं। तो बस यही थी कि $12 बिलियन तक हम नेक्स्ट 5 इयर्स में टोटल ले जाएंगे इनका ट्रेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हम कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाते, लेकिन क्या हुआ कि ये थोड़ा ट्रेंडिंग में है, तो आपको ये जरूर जानना चाहिए। ओबामा शुड रिमेम्बर ही अटैक मैनी मुस्लिम नेशन से जानना। तो क्या हुआ कि जब मोदी जी यूएस में थे तो ओबामा ने, बराक ओबामा जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा इसमें सीएनएन न्यूज में कि जो बिडेन है अभी करंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इनको मोदी जी से पूछना चाहिए कि मुस्लिम माइनॉरिटी है जो इंडिया में, उनका क्या हो रहा है। उनका जो सपोर्ट है वो कम हो रहा है, उनका जो कंडीशन है वो कैसी है, वो सब पूछना है। लेकिन बाइडेन ने नहीं पूछा। तो क्या हुआ कि हमारे बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने भी कल स्टेटमेंट दिया था कि, और आज राजनाथ सिंह ने भी कल दिया होगा स्टेटमेंट। यह दिया था कि जब बराक ओबामा रूल में थे, यानी कि जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने भी 6 देश थे जो मुस्लिम थे उस पे अटैक करवाया था। तो ये ओबामा शुड रिमेम्बर अटैक मैनी मुस्लिम नेशन। और यहाँ पे मुस्लिम नेशन में कौन कौन से थे, सऊदी था, फिर ईरान था, फिर मुझे याद नहीं आ रहा था, पाकिस्तान। तो ये सब नेशन थे जिसपे बराक ओबामा, ऐसा कहा जाता है कि बराक ओबामा ने अटैक करवाया था। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सिर्फ ये आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये ट्रेंडिंग में है अभी। आज बहुत एड्स बहुत सारी है। हाँ हाँ यार। तो इसमें पूरा डेटा दिया गया है कि यूएस रिगेन्स क्राउन एज द टॉप चॉइस फॉर स्टडिंग अब्रॉड। तो इसमें कहा गया है कि जो यूएस है उसको टॉप चॉइस है। अगर हमें बाहर अब्रॉड में जाना है तो यूएस की टॉप पोजीशन है कि 100 जन बाहर जाने वाले हैं, तो उसमें से यहाँ पे दिया गया डेटा, तेरह 18.84, यानी कि अगर 10,000 जन है अगर बाहर जाएंगे तो 1884 स्टूडेंट्स अकेले यूएस में जाएंगे। तो यही पोजीशन वापस यूएसए ने ले लिया। यहाँ पे लिखा है एडजिंग आउट कनाडा। तो कनाडा की पोजीशन थी पहले से फर्स्ट में, तो अब आ गया है यूएसए। और जर्मनी द थर्ड मोस्ट लिबरल कंट्री, उसमें वोट 13.21% और यूके का है 11.34%। सिर्फ ये डेटा दिया गया। बढ़ता है नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एड्स बहुत सारी है। ओके, टाटा मोटर्स डबल डाउन ऑन द सीएनजी वेरिएंट्स एज डिमांड सर्ज। तो अभी मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। तो क्या होता है, क्या हुआ
कि जो ईवी आपने सुना होगा, ईवी बेसिकली यही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसकी डिमांड तो बढ़ रही है, नो डाउट, उसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है, उसका नेटवर्क अभी क्रिएट नहीं होगा। ईवी चार्जिंग स्टेशन है तो उसका अभी नेटवर्क क्रिएट नहीं है। तो अभी जैसे कि हमें कोई भी गाड़ी लेनी होती है तो पहले हम ईवी का सोचते हैं, लेकिन हम ये भी फैक्टर देखते हैं कि चार्जिंग स्टेशन अभी बहुत सारे नहीं हुए। तो जैसे कि मैं हमारे नेटिव मीन्स लोकेशन में बताऊँ तो यहाँ पे एक भी चार्जिंग स्टेशन नहीं है। यहाँ से आई थिंक 30 से 40 किलोमीटर दूर एक चार्जिंग स्टेशन है, वो भी एक ही, जिसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क अभी क्रिएट नहीं हुआ। तो क्या हो रहा है कि अगर मुझे कोई गाड़ी लेनी होती है तो मैं सीएनजी वेरिएंट का सबसे क्या होता है, मेरी टॉप प्रायोरिटी होती है। कोई सीएनजी वेरिएंट हो तो वो मेरी टॉप प्रायोरिटी। तो इसमें टाटा मोटर्स भी यही कह रहा है कि हम भी अब अपना सीएनजी वेरिएंट से वो डबल कर देंगे। और यहाँ पे डेटा दिया गया है कि 34 से 35,000 सीएनजी व्हीकल्स उन्होंने सोल्ड किए हैं एवरी मंथ। और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 से 12% से उनकी सेल्स बढ़ जाएगी। और यहाँ पे दूसरा डेटा ये दिया गया है कि गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है 8,000 सीएनजी पंप्स अक्रॉस द कंट्री लगाने वाला है नेक्स्ट ईयर। और एक आपको मैं फैक्ट बता दूं कि 2013 से लेकर 2023 के बीच में अब जो टाटा मोटर्स के जो डीलर्स हैं वो आए हैं प्रॉफिट में। हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, 10 साल के बाद टाटा मोटर्स के जो डीलर्स वो अब प्रॉफिट में आए हैं। तो ये बहुत पेशेंस वाला पूरा गेम था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कैसे टाटा मोटर्स आगे बढ़ रहा है। उनकी जो नेक्सॉन ईवी है उसका आई थिंक 75% मार्केट है पूरे ईवी सेगमेंट में कार्स की। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, जो कि इसको कहा जाता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, उन्होंने ले लिया। तो मारुति भी इसमें अब घुस नहीं रही है, लेकिन थोड़ी देर में वो भी घुस जाएगी। 2025 तक ऐसा एक्सपेक्ट है कि अपना फर्स्ट ईवी लॉन्च कर देगी। तो देखते हैं कि ये शेयर बना रहता है या नहीं। और ये आपको मैंने बता दिया कि सीएनजी का डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि ईवी चार्जिंग स्टेशन के नेटवर्क अभी क्रिएट नहीं हुआ है। तो यही था इस न्यूज, बढ़ता नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अ, हाँ यार, इस न्यूज में बहुत कुछ नहीं दिया, लेकिन सिर्फ ऐसा कहा गया है कि हाईवे कंस्ट्रक्शन टारगेट में भी जो गवर्नमेंट का हाईवे बनाने का टारगेट है वो थोड़ा गवर्नमेंट रेज करेगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट डेवलपिंग 12,200 किलोमीटर, सेंटर हैज टारगेटेड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि 12,200 किलोमीटर का रोड, पूरा हाईवे वो बनाएगी इस साल। तो यही सब टारगेट दिया। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा है कि इट वाज अर्लियर एक्सपेक्टेड दैट द टारगेट फॉर हाईवेज कंस्ट्रक्शन फॉर फिस्कल 2023-24 would be kept around 12,500 किलोमीटर। हाँ, बस यही कहा गया है। पूरा अगर हम देख लेते हैं कि कुछ अलग है। एनएचआई इनकम शूट है, यहाँ पे एक डेटा है। एनएचआई की इनकम हुई थी टोटल 41,000 करोड़ रुपीज 2022-23, and this will rise 1.25 lakh crore in 2028-29, यानी कि एज ए 2023 और अगले 5 साल में इनकी इनकम ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट सोर्स है अगर आप, लेकिन हम इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते। तो बस यही दिया है इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज। हाँ ये रही। तो ईपीएफओ एक्सटेंड डेडलाइन टू अप्लाई फॉर हायर पेंशन। तो पहले मैं बता दूं कि ये ईपीएफओ क्या है। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड संभालने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता क्या है? तो ये है एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है। और ये क्यों दी जाती है? क्योंकि एक जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है। और इससे जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है वो भी दी जाते हैं, क्योंकि अगर 60 के बाद जैसे कि ये 60 ईयर्स है, हमारा रिटायर्ड एज है, तो इसके बाद हम इनकम का सोर्स हमारा कौन सा होगा? तो ये है ईपीएफ, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसको हम पेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो एक थी ओल्ड पेंशन स्कीम और एक है न्यू पेंशन स्कीम। इसके बारे में हम कभी अलग से डिस्कस करेंगे, इस दोनों में अंतर क्या है। तो अभी क्या होता है कि एम्प्लॉय की सैलरी में से थोड़ा अमाउंट कट जाता है, जो कि एक बास्केट में जाता है, जिसमें थोड़ा सा एम्प्लॉय अपना शेयर देता है जो कि उसकी सैलरी में से होता है, और थोड़ा देता है एम्प्लॉयर, यानी कि जो उसका बॉस होता है, जो कि बॉस होता है वही।
वो भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है, तो इससे पूरा हो जाता है उसका फुल, हमारा हम कह सकते हैं कि पेंशन, जो कि उसको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। इसमें यही कहा गया है कि ईपीएफओ एक्सटेंड डेडलाइन, एक सेकंड, ईपीएफओ एक्सटेंड डेडलाइन टू अप्लाई फॉर हायर पेंशन, यानी कि ईपीएफओ ने जो रजिस्टर करने वाली जो डेडलाइन थी वो थोड़ी बढ़ा दी है, और उसको किया है 11 जुलाई तक। आप देख सकते हैं 15 डेज से बढ़ाकर कर दिया है 11 जुलाई तक। तो इसमें बेसिकली हमें समझना था कि ईपीएफओ क्या है, तो और ओल्ड पेंशन की न्यू पेंशन की हम कुछ दिनों के बाद समझ लेंगे। ओके, नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में गेट पैन इंडिया कार्ड पेंशन। अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा तो उसमें बहुत सारे स्पीचेस मीन्स वो, हाँ, स्पीच में आपने देखा होगा पैन इंडिया हम जाना चाहते हैं, तो पैन इंडिया का मतलब है कि अक्रॉस नेशन। अक्रॉस नेशन यानी कि पूरे देश में हम पूरे देश में जो अलाउड हो, या फिर पूरे देश में हमें जो बेनिफिट मिलते हैं वही कहलाता है पैन इंडिया। तो यहाँ पे बात की गई है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, और यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है बीओसीडब्ल्यू, जिसका फुल फॉर्म है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी कि टोटली कंस्ट्रक्शन वर्कर इसमें आ जाएंगे। इसमें कहा गया है कि उनको एक पैन इंडिया कार्ड दिया जाएगा पेंशन के लिए, जो कि अगर जैसा कि मैं यहाँ पे जम्मू में हूँ और मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ केरला में, तो भी मेरे पास ये कार्ड रहेगा पेंशन वाला, जिससे कि मैं ये केरला में जाकर भी ये बेनिफिट उठा सकता हूँ। तो गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम शिफ्ट होते हैं तो हमें जो पेंशन होता है वो हमें चेंज करवाना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हमें बहुत सारे गवर्नमेंट के धक्के खाने पड़ते हैं, और वो सब थोड़ा डिले हो जाए। लेकिन अगर ये कार्ड आ जाएगा तो कोई भी हम लोकेशन चेंज करें तो सारे बेनिफिट्स हमें मिलते ही रहेंगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये भी कोई रेलेवेंट नहीं है इसमें। हाँ, यहाँ पे बहुत सारा डेटा दिया गया है। इसमें मैं जूम कर देना। हाँ, चिल्ड्रन एंड देयर राइट्स, यहाँ पे डेटा दिए गए, क्वार्टर ऑफ चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड आर सेड टू लिव इन पॉवर्टी दिस ईयर आफ्टर रशिया's वॉर इन यूक्रेन, देयर इज फूड एंड एनर्जी। तो इसमें कहा गया है कि जो क्वार्टर ऑफ चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड है, यानी कि 25% चिल्ड्रन है, वो पॉवर्टी में रह रहे हैं। और रशिया और यूक्रेन के बाद रशिया यूक्रेन की वार के बाद ये और भी बढ़ गया है। ऐसा क्यों हुआ है? अगर मैं बात करूँ, ये रशिया और यूक्रेन के दोनों वीट के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। वीट जो है वो हमारा बेसिक स्टेपल फूड है, तो उसके बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं दोनों देश। और अगर उन दोनों के बीच में जो फाइट हो गई तो एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इससे और भी बहुत सारे और भी बहुत सारे पॉवर्टी में चले गए। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है किड्स राइट इंडेक्स 2023, जिसमें स्वीडन सबसे नंबर 1 कंट्री, यहाँ पे टॉप 10 दिया गया है। हम देख सकते हैं डेटा। और मैं यहाँ पे इंडिया का नाम देख सकते, ये रहा इंडिया का रैंक है 115, और ये 0.66 है। अगर जैसे ही 1 के बाजू में जाता है तो ये अच्छा कहलाता है। बस ये सिर्फ डेटा ही है। और इसमें ये सिर्फ एक फ्रेज है, ओपोजिशन इन नोट्स। यह भी बहुत यूज किया जाता है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी के ओपोजिशन है, ओपोजिट में है, जैसे कि ये राहुल गांधी है कांग्रेस के, और ये नीतीश कुमार है बिहार के सीएम। तो ये अभी क्या हुआ कि पूरा कोalition बनाने का ट्राई कर रहा है, और बीजेपी के ओपोजिट में लड़ेंगे 2024 में। तो यहाँ पे एक फ्रेज यूज हुआ है, ओपोजिशन इन नोट्स, यानी कि जो ओपोजिशन में है उनकी नोट्स, नोट्स यानी कि गांठ, हिंदी में समझे तो गांठ, इससे कनेक्ट हो जाए। सिर्फ ये फ्रेज के लिए मैंने ये कवर किया है। नेक्स्ट। हाँ, अभी ये आईपीओ आया है साइन डीएलएम, इफ ऑफ अ नॉन ब्लॉक नीड्स टू टाइम टू स्केल। तो इसमें आईपीओ आया है जिसका साइज है, ये रहा 592 करोड़ रुपए, ये रहा इश्यूज है यहाँ पे दिया है। और उसका मार्केट कैप कहा जा रहा है कि 2100 करोड़ तक हो सकता है। डेट्स दी है 27 जून से 30 जून तक। आज और कल भी एक आया था आइडिया फोर्स का आईपीओ। तो इसमें इश्यू साइज भी है 250 से 265 का शेयर, और लॉट साइज है 56। अप्रोक्स अप्रोक्स होता है 15,000। ये सबका यही एक प्रोटोकॉल आ जाता है। हाँ, बस यही था। और ये बेसिकली चिप बना रहे हैं, यहाँ पे लिखा है रियलम चिप। और ये है मैसूर बेस्ड, ये मैन्युफैक्चर है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये रहा।
तो आपको नहीं दिख रहा होगा। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर प्लान टू राइज 592 करोड़। ओके, नेक्स्ट। जैसे कि मैं आपको जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जैसे डी डॉलराइजेशन हो रहा है और रुपये का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो इसमें ये हुआ था कि जो रूपी रूबल यानी कि रूबल रशिया की करेंसी, हम क्या कर रहे थे कि रशिया से क्रूड ऑयल ले रहे थे चीप प्राइस में, और बेसिकली हम रुपी दे रहे थे। तो अब क्या हुआ कि रशिया के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ रुपी हो गया है। तो रशिया कह रहा है कि हम इस रुपये का करें तो करें क्या, क्योंकि 80% मैंने आपको कहा कि ट्रेड में तो चलता है डॉलर ही, लेकिन इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, लेकिन 80% अभी डॉलर है। तो हम इस रुपये का करें क्या, तो इसी वजह से जो रूबल है वो लॉसेस में जा रहा है और 15 मंथ लो में चला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रशियन करेंसी रिकवर्स आफ्टर हिटिंग 87.23 वर्सेस डॉलर। और अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो 82 के अराउंड है। तो हमारी और उनकी थोड़ी सेम ही करेंसी है, तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो देखते हैं कि रशिया अब हमसे रुपये में ट्रेड करता है या फिर मीन्स डॉलर तो अब बंद ही हो गए, क्योंकि जो बोलते हैं कि वो पूरा जो आईएफएससी कोड जैसा हमारे में होता है, वैसे ही पूरा वो कोड उसका तो बैन ही हो गया है। वो तो अर्ली जब ये स्टार्ट हुआ था बात, तभी उनका जो बैन हो गया था पूरा वो, उनका जो सिस्टम होता है इंटरनेशनल ट्रेड वाला, यूएसए ने ही बैन कर दिया था। देखते हैं कि इंडिया से अब कैसा ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट न्यूज, न्यू कार्बन अकाउंटिंग रूल्स फॉर कंपनीज टारगेटेड ग्रीन वॉशिंग। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये ग्रीन वॉशिंग, ये क्या है ग्रीन वॉशिंग। ओके, कलर हम ले लेते हैं। तो ग्रीन वॉशिंग क्या है, आपने देखा होगा कई सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें पीछे लिखा होता है कि ये है एनवायरमेंट फ्रेंडली। एक मिनट में ग्रीन कलर ले लेते हो, आप रिलेट कर सकते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है ये। हाँ, इसमें और गवर्नमेंट भी धोखा खा जाती है कि हम कैसे ये देते हैं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं, हम कैसे देंगे। कई बार गवर्नमेंट भी बहुत से जो बहुत ही हार्म प्रोडक्ट है उसे भी एनवायरमेंट फ्रेंडली बना देती है। तो इसमें यही कहा गया है कि न्यू कार्बन अकाउंटिंग रूल्स, की जो ये नए अकाउंटिंग रूल्स लाएंगी फॉर कंपनी टारगेटिंग ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग यही कहा जाता है कि किसी भी गलत प्रोडक्ट के पीछे लिखा हो एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये तो बहुत ही हानिकारक है ना। जैसे कि हमने एक मान लो कि एक सिगरेट का पैकेट है और उसके पीछे लिखा है एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो ये तो इलॉजिकल हुआ बिल्कुल। तो ऐसे में गवर्नमेंट रूल्स लाने को रूल्स लाएगी 2024 तक की ऐसा ना हो। और एक टर्म होता है कार्बन क्रेडिट, इसमें बेसिकली गवर्नमेंट कुछ क्रेडिट्स कंपनीज को देती है कि आप इतना पॉल्यूशन ही कर सकते हैं, इतना पॉल्यूशन इतना लेवल तक पॉल्यूशन ही कर सकते हैं। और ये कार्बन क्रेडिट्स का बाइंग और सेलिंग भी होता है एक दूसरी कंपनी को। जैसे कि मेरे पास 100 कार्बन क्रेडिट्स है और दूसरी कंपनी के पास 50, दोनों के पास 100 है मान लीजिए। तो एक ने 100 में से 100 खत्म कर दिए, यूज कर दिए। तो ये कंपनी अपने अगर इसने 80 यूज किए तो 20 जो बचे वो इसको सेल कर सकती है। हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता है कार्बन क्रेडिट कि मैंने इतना ही पोल्यूशन किया तो आप और 20 ज्यादा पोल्यूशन कर लो, इसे कहा जाता है कार्बन क्रेडिट। तो इस आर्टिकल में यही था कि न्यू रूल्स आएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ बस दोस्तों यही था आज की न्यूज में। मैं सोच रहा था कि और एक, हाँ जाते जाते ये भी डिस्कस कर दो, ये क्या है। तो ये जो है इनका नाम है प्रिगोजिन। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में माफी चाहता हूँ, प्रिगोजिन, हाँ, शायद यही है। तो ये रशिया में अब क्या हो रहा है कि ये एक वेगनर ग्रुप है जो कि एक आर्मी है, लेकिन ये जो क्या कहते हैं, लीगल आर्मी नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी जैसे होती है वैसा ये ग्रुप है। और इसके हेड है प्रिगोजिन। तो वेगनर ग्रुप ने यूक्रेन को इन्वेट करने में रशिया की बहुत हेल्प की थी, बहुत। और इसमें एक पूरा शहर भी कैप्चर कर लिया था। तो अभी वेगनर ग्रुप क्या कर रहा है कि रशिया के खिलाफ हो गया है। क्यों? क्योंकि इनके चीफ बोल रहे हैं कि ये रशिया ने हमें प्रॉपर पेमेंट नहीं किया, क्योंकि ये पेमेंट लेके ही काम करता है। तो किसी देश को इन्वेट करना तो ये पेमेंट लेके काम करता है। और कहा गया है कि पेमेंट नहीं किया है और हमें प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी नहीं दिए गए हैं, और पूरा क्रेडिट ले गई है रशिया की आर्मी। तो यही थोड़ा ब्लेम डाला है इन्होंने। तो अब क्या हुआ है, और ये प्रिगोजिन कौन है? अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो प्रिगोजिन थे जो पुतिन के पार्लियामेंट, जिसको हम दूमा कहते हैं, रशिया का पार्लियामेंट को हम दूमा कहते हैं, उसमें ये चीफ शेफ थे। हाँ दोस्तों, शेफ, आपने सही सुना, ये शेफ थे। तो वेगनर ग्रुप के अब ये चीफ हो गए।
तो इसमें टोटल अब है 25,000 पीपल, जो कि एक टाइप की आर्मी है पूरी। और अब ये थोड़ा शांत हो गया मामला, क्योंकि इसमें एक देश है बेलारूस, इन्होंने डील को ब्रोकर किया, यानी कि डील को नेगोशिएट किया इन दोनों के बीच में और शांति बनाए रखी। तो दोस्तों यही थी आज की सारी न्यूज, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से प्लीज कर दीजिए, और ऐसे वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। तो थैंक यू। ये थी न्यूज 27 जून 2023। थैंक यू।